रेनबो जलालपुर सामान्य हिंदी की कक्षा में मैं प्रदीप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बताया गया है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर हौसले का होना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। उसी प्रकार व्यक्ति को निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि समा बुझ के भी जल सकती है, कश्ती अहले दिल भी निकल सकती है। मायूस मत कर तू अपने इरादों को, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। तो आपकी किस्मत बदलने के लिए हिंदी की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ बोलियों की कुल संख्या, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक है। और मैं आज संपूर्ण हिंदी माने बहुत तेज़ी से संपूर्ण हिंदी समाप्त करूंगा। हर चैप्टर को पढ़ा करके आप देखते जाइए केवल। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बोलियों की संख्या। तो बोलियों की कुल संख्या 18 है। मेन पॉइंट मैं आपको टच कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। तो इसमें सौर सेनी के अंतर्गत जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो जिसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया आपको, कि जिसका सूत्र है कबु हरि ब्रज को आए वेश। तो का से कन्नौजी, बू से बुंदेली, हरि से हरियाणवी, ब्रज से ब्रज, कौ से कौरवी, और कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इसी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फिर राजस्थानी के अंतर्गत आता है जयपुर में राजस्थानी मामा। तो कहा जयपुरी, जिसे हम पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। मेवाती, में से मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। माँ से मारवाड़ी, जिसे हम पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। माँ से मालवी, जिसे हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में है पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोलियों की संख्या कुल इतना हुआ 5, 4, 9 और 3, 12। और भी आगे हैं, हम उसको आपको बता रहे हैं। देखिए आप उसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी इसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का सूत्र है, इसका सूत्र है 36 बाघ अवध को आए। बाघ अवध को आए। तो इसमें है 36 बाघ अवध को आए। तो इसका पहला पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पहला आता है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, और दूसरा बाघ से हुआ बघेली। बाघ से बघेली, और अवध से हुआ अवधी। अवध से अवधी इस बोलियों के अंतर्गत जो है, ठीक है, ये 3 आती हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी। आगे है आपका बिहारी। बिहारी हिंदी जो मागधी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी, इसका सूत्र है मैं, मग, भोज, बिहारी आए। बिहारी आए। तो बिहारी आए माने बिहारी के अंतर्गत आता, पहला है मैं से मैथिली। मैं से मैथिली। भोज, दूसरा है भोज से भोजपुरी। भोजपुरी, और तीसरा है भोजपुरी, मैं से मगही, माँ से और मग से हुआ
मगही, मगही, ये 3 इसके अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार से बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? हो चुके प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे 4 दे दिया, बुंदेली दे दिया गया, मारवाड़ी दिया गया, मारवाड़ी, अवधी, अवधी और आपको हो गया मगही। और आपसे पूछा कि निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली पश्चिमी के अंतर्गत आती है, तो आप सूत्र याद रखेंगे कि कब हरि ब्रज को आए बेस्ट, तो बू से बुंदेली हो जाएगा और यही हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ये राजस्थानी के अंतर्गत और ये पूर्वी के अंतर्गत और ये बिहारी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए अब हम आगे चलते हैं। 13 बोलियों की संख्या। बोलियों के बाद हम आपको बताने चल रहे हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह, विराम चिन्हों को हम जान लेते हैं किसका चिन्ह किस प्रकार से है। तो सबसे पहले है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह कामा, उसके ऊपर एक बिंदी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम है एक पाई खड़ी। उप विराम, उप विराम का चिन्ह ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे सवालिया निशान कहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जब हे हो अरे करके बुलाया जाता संबोधन करके, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इकहरा अवतरण, इकहरा अवतरण हो गया, ये चिन्ह है। फिर दोहरा अवतरण, दोहरा अवतरण यूनाइटेड कामा का चिन्ह है। फिर है संयोजक अथवा मध्यवर्ती चिन्ह। ये चिन्ह इस प्रकार, जैसे हम माता पिता लिखते हैं उसके बीच में जो लगाते हैं माता पिता, तो इसी को हम मध्यवर्ती या संयोजक चिन्ह कहते हैं। परीक्षा में आ चुका, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह ये है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह ये है। दूसरा कोष्ठक, कोष्ठक ये है। ठीक है, गणित में कई कोष्ठक होते हैं, मछला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, लेकिन हिंदी में केवल एक कोष्ठक। हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वाक्य कोई शब्द लिखते समय छूट जाता वाक्य में। जैसे वह फल लाता है, लेकिन हमारा पूरा वाक्य था वह फल फूल लाता है, तो फूल छूट गया, तो ऐसे लिख करके उसके ऊपर हम फूल लिख देते हैं। तो अगला है संक्षेप या लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह इसे कहते हैं जैसे हम लिखते हैं बीए, बीए, तो इसी प्रकार इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये लाघव चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह, जिसके नीचे रेखा खींची रहती है, रेखांकित किया रहता है। समानता सूचक, इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं। लोभ चिन्ह, ठीक है, डॉट डॉट कर दिया जाता है। और समाप्ति सूचक चिन्ह, जब कोई अध्याय कांड सर्ग आदि समाप्त होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे अगला चैप्टर है वर्णमाला। कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो हम आपको वर्णमाला में बता रहे हैं और बस 60 में बताएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम स्वर, स्वर तो स्वर जो है कितने हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। 13 स्वर, इनका उच्चारण करते समय इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वर हैं। और उसके बाद अगला है व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन वर्ग 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5। पहला है कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा वर्ग है चवर्ग। चवर्ग चा, छा, जा, झा, इया। अगला है टवर्ग। टवर्ग टा, ठा, डा, ढा, ढा, अड़ा। अगला है तवर्ग। तवर्ग ता, था, दा, धा, ना।
अगला वर्ग है पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। फिर है अंतस्थ व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता परीक्षा में। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है बड़ा सा माने तालब्बी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये हुए। अब हम जानते हैं, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ध्यान दीजिए, कहा इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद अगला आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है या, रा, ला, वा, और इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला होता है, इसलिए इसे अर्धस्वर। तो सबसे पहले या को, फिर वा को, रा को, ला को, ठीक है, इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये चार अक्षर आते हैं, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा, हा। इसे हम तालब्बी सा कहते हैं, इसका उच्चारण तालु से होता है। इसे मूर्धन्य सा, इसका मूर्धा से। इसे दंती सा कहते हैं, इसका दंत से होता है। फिर है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त अक्षर हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब ध्यान देना होगा, संयुक्त अक्षर जो है कभी कभी आपसे पूछता है कि छा किन वर्णों के मेल से बना, तो हम ये जानते हैं आधा का धन खष्टी सा बराबर छतरी वाला छा बना। ध्यान दीजिएगा, त्रा कैसे बना? आधा ता धन पूरा रा बराबर त्रा बना। ज्ञा कैसे बना? आधा जा धन इया बराबर ज्ञा बना, ठीक है। और स्रा कैसे बना? ठीक, तो स्रा बना आधा सा धन पूरा रा। तो हम यह ध्यान देंगे कि इस पहले के अक्षर सभी आधे हैं, बाद के अक्षर सभी पूरे हैं, तो ये संयुक्त हो गया। अब ध्यान देंगे, इसके बाद हम आपको यही बता रहे हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये क्या है। ठीक, अल्पप्राण, महाप्राण, इनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको अल्पप्राण बता रहे हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब क्या होता है? कहा जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम हवा निकले उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, कई वर्ग हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, फिर या, रा, ला और वा, ये चार और, ठीक है। इस प्रकार से अल्पप्राण हुए। अल्पप्राण का मतलब का, चा, टा, ता, पा, ए भी हुआ पहला, गा, जा, ड़ा, दा और बा, ये हुआ तीसरा और ये पांचवा अक्षर, ठीक। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये अल्पप्राण कहलाते हैं। आगे है महाप्राण। महाप्राण क्या है? महाप्राण का मतलब हुआ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, माने तीनों सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये सब जो हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, अघोष क्या है और सघोष क्या है? ध्यान दीजिए, अघोष क्या और सघोष क्या है? कहा अघोष उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन न हो उसे हम अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वतंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। तो हम अघोष जान जाएं तो सघोष अपने आप आ जाएगा। तो अघोष पहले हम जान लेते हैं। अघोष कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा,
ये 13 अक्षर माने 13 अक्षर, यही 13 अक्षर अघोष हैं और बाकी जितने बचे स्वर व्यंजन सभी क्या हैं? सघोष है। क्यों? क्लियर हुआ? क्योंकि कहा गया प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा, तो 5 10 और 10 3 13, ये 13 अक्षर अघोष हैं, बाकी सब सघोष हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं उच्चारण स्थान की तरफ। उच्चारण स्थान है, चलिए उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं। कहा अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तो हम मिटा करके लिख देते हैं संपूर्ण पहरते ही। उच्चारण स्थान सूत्र हो गया और वर्ण हो गया और उच्चारण स्थान हो गया। स्थान पहला है अकुह विसर्जनीयानाम विसर्जनीयानाम कंठा। अब ध्यान देंगे, सूत्र कहा अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, तो अकुह छोटा, अकु माने छोटा बड़ा, कु माने कवर्ग, का खा, यहाँ हम कवर्ग लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, कवर्ग हा और विसर्ग। ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ। फिर है दूसरा इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। अब आप ध्यान देंगे इचु यसा नाम में तो ई से मतलब हुआ छोटी और बड़ी ई, चू माने चवर्ग, चाछा जाझा चवर्ग। ठीक है, या माने या और बड़ा शा, इसका उच्चारण स्थान है तालु, इचु यसा नाम तालु। तीसरा है ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धा। तो ऋतु रसा नाम यहाँ हो गया री, टू माने टवर्ग, ऋतु रा हो गया और खष्टी सा, इसका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। एक नंबर जरूर मिलेगा इसमें से, उच्चारण स्थान में से। चौथा है लितु लसा नाम दंता, लितु लसा नाम दंता। अब हुआ लिरी तवर्ग, तवर्ग ला छोटा सा, इन सब का उच्चारण स्थान हुआ दंत। ठीक, अगला है उपपद्यमानीया नाम ओष्ठो, उपपद्यमानीया नाम, उपपद्यमानीया नाम ओष्ठो। अब उपपद्यमानीया नाम ओष्ठो माने छोटा ऊ बड़ा ऊ और पवर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ओष्ठ हुआ। फिर है अगला है यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका। नासिका, नासिका के अंतर्गत आता प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। तो यहाँ हो गया इया, माँ, अंगा, अड़ा और ना, इन सभी का उच्चारण स्थान हुआ नासिका। ठीक है, अगर ऑप्शन में इनके उच्चारण के लिए नासिका दिया तो हम नासिका लगाएंगे, अगर नहीं नासिका मिलाते जिस वर्ग के होंगे उसी वर्ग के साथ इसका उच्चारण माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ है और नासिका नहीं मिला तो इस टवर्ग का मूर्धा से तब माना जाएगा। माँ है, नासिका नहीं मिला तो पवर्ग में ओष्ठ से माना जाएगा। ठीक है, आगे है एदयतो कंठ तालु, एदयतो कंठ तालु। अब ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। अगला है उदयतो कंठोष्ठम,
उदयतो कंठोष्ठम, माने यहाँ हुआ ओ और औ, इन दोनों का हुआ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। और अंतिम है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो वह एक ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान हुआ दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से इनके उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और आप देख लेंगे, बस 2 शब्द और देखेंगे। ठीक है, हम अंग और आ को, अंग और आ को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, अंग और आ को हम अयोगवाह कहते हैं, और ड़ा और ढ़ा को, ड़ा जिसके नीचे बिंदी है, ढ़ा को हम दुगुण व्यंजन, दुगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, दुगुण आबलिक उच्छिप्त व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। किसे किसे? ठीक है, तो इस प्रकार से। और यही एक सवाल और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, तो प्रयत्न कै होते हैं? तो प्रयत्न 2 होते हैं। पहला है भैया वाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और जब पूछे कि वह अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अभ्यंतर प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? 5 प्रकार के। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये रहा अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ये वर्णों से संबंधित सारी बातें थी। अब हम अगले पाठ पर चलते हैं। शब्द शक्ति कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। बस इतने आपको जानना, कौन कौन? बस शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगली बार बीएड में आ चुका है, मैं यहाँ इसलिए फिर बता रहा हूँ। पहला है लक्षणा, लक्षणा। दूसरा है व्यंजना और अभिधा। तीसरा है, ये 3 होते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति 3 होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। बस इतने आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो 3 होते हैं। आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं समास की तरफ। समास, ये समास क्या है? समास, पहले तो आपसे पूछा जाएगा समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ध्यान देना, पहले आपसे पूछा जाएगा समास। तो समास क्या है? समास का अर्थ, तो समास का अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो कहा समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम जाने समास, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। और समास, ठीक है, कहते हैं समास में समस्त पद, विग्रह आदि भी होते हैं। तो हम आपको सीधे सीधे आज बता रहे हैं, समय कम है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं यही हम देख लेते हैं। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, समास के प्रकार ध्यान दीजिएगा। नंबर एक है अव्ययी भाव समास।
समास 6 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के? 6। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, समास। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, समास। और चौथा आपका है द्विगु समास। चलिए इसे देखते हैं, द्विगु समास। और पांचवा आपका है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा आपका है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें जान ले किस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन किसमें कौन सा पद प्रधान होता है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए हम यही देख लेते हैं किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन पद? पहला पद, प्रथम पद प्रधान। और द्विगु, द्विगु में द्विगु कर्मधारय और तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। तीनों में उत्तर पद प्रधान, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान, या कहीं कहीं आपको मिलेगा दोनों पद अप्रधान। तो प्रधानता की दृष्टि से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपको पता हो कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तीनों में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान या दोनों पद अप्रधान होता है। अब हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। ये अव्ययी भाव समास क्या कहा? जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो और वह प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहा जिस सामासिक पद का, सामासिक पद किसे कहते हैं? जिसमें समास पूछा जाता है उसी को सामासिक पद कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। कहा जिसमें जिस सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको पहचानने के लिए आप ऐसे जान लीजिए, जिस सामासिक पद में क्या उपसर्ग लगे हों, अव्यय हों, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पूर्व पद, पूर्व पद, तो पूर्व पद, ठीक है, और उसके बाद उत्तर पद यहाँ हम लिख देते हैं, उत्तर पद। ठीक, यहाँ हम समस्त पद लिख देते हैं और यहाँ समास विग्रह कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो जिसका पहला समस्त पद है प्रतिदिन। अब जैसे हमसे पूछा गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन में हमें प्रति उपसर्ग मिला। जब उपसर्ग से युक्त है तो सीधे हमें जान जाए कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो इसका पहला पद हुआ प्रति और उत्तर माने बाद का पद हुआ दिन। तो यहाँ हुआ प्रतिदिन और यहाँ हो गया प्रत्येक दिन, विग्रह प्रत्येक दिन। ठीक, इसी प्रकार से अगला आपका होगा आजन्म। यहाँ आपका हुआ आजन्म। अब हम देखते हैं इसमें उपसर्ग क्या है। जन्म हमारा शब्द है, आ उपसर्ग है, तो हम आ को यहाँ कर दिए आ और यहाँ जन्म। अब हमने देखा कि इसमें बड़ा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए कौन समास हुआ? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जन्म, आ जन्म, तो कहा आ जन्म। ठीक है, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। उसी प्रकार यथा संभव, चलिए हमने लिखा यथा, यहाँ लिखा संभव और यहाँ हो गया यथा संभव, जैसा संभव हो, इसका हो जाएगा जैसा संभव हो। उसी प्रकार हमने लिखा अनुरूप,
अनुरूप, तो क्या उपसर्ग मिला? अनु, तो रूप के योग्य, क्या हो जाएगा? रूप के योग्य, ठीक है। तो अनुरूप, रूप के योग्य, ठीक है। आगे है जैसे प्रतिकूल, प्रतिकूल, अब भी हमसे पूछा गया इसमें कौन समास, तो प्रतिकूल हम देख रहे हैं प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, तो उपसर्ग से युक्त होने के कारण इसमें कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, और ये हुआ इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का, ठीक है, विग्रह हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। आगे अगर आपको मिले भर पेट, क्या मिल गया? भर पेट, तो पेट भर के, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है। तो ये सब जो है कौन समास हैं? उपकूल, प्रतिकूल, तो ये सब है अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगला, ठीक है, तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास हम देख लेते हैं, तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास का जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है और कर्ता कारक को छोड़ करके शेष अन्य कारक विभक्तियों से युक्त होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास जानने से पहले हमको कारक चिन्हों को जानना अनिवार्य है, जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कारक चिन्हों को जान लेते हैं, जो कारक चिन्हों के लिए भी प्रयोग होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कारक, इसे उपसर्ग भी, परसर्ग भी इसका नाम होता है। तो कहा कारक, और क्या यहाँ चिन्ह, चिन्ह। पहला है कर्ता, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को, कर्म का चिन्ह है को, करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान को, के लिए, के लिए, कहीं कहीं को, यहाँ को तो है कर्म का, लेकिन अगला है अपादान, और जिसका चिन्ह से अलग होना। फिर है संबंध, संबंध का की के, का की के। अगला है अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण है में पर, में पर। तो इस प्रकार से कहा जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और कर्ता कारक को छोड़कर, किस कारक को? कर्ता कारक को छोड़ करके शेष अन्य कारक विभक्तियों से युक्त होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान देना होगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसको हम इसी वक्त बता भी देते हैं। इसमें द्वितीया विभक्ति का, कर्म में द्वितीया और तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान में पंचमी, पंचमी, संबंध में षष्ठी, और संबंध में अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लेता है कि संप्रदान में विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उत्तर आपका होगा चतुर्थी, अपादान में पंचमी। तो ठीक है, तो कभी कभी जैसे पूछ लिया छत से बिल्ली कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से क्या हुई? छत से बिल्ली अलग हो रही है, इसलिए पूछा जाता उसमें कौन सा कारक हुआ, तो आपका कारक होगा कौन सा? अपादान कारक, क्योंकि बिल्ली छत से अलग हो रही है। फिर पूछ लेता है चूहा बिल से निकल गया, अक्सर ये सब पूछा जा चुका इसलिए बता रहा हूँ। तो कहा चूहा बिल से निकल गया, तो चूहा जो है बिल से क्या हुआ? अलग हुआ, इसलिए यहाँ भी कौन सा? अपादान कारक का प्रयोग किया गया। चलिए फिलहाल आइए हम आपको समास पर बता रहे हैं। तो कहा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता, हम एक एक प्रयोग करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। कौन तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष का। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे अगर हमको समस्त पद में मिला गगन चुंबी,
गगनचुंबी। अब हम इस देख रहे हैं लिखा, इसी में हमसे पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो हम इसको बनावें। गगनचुंबी लिखा तो इससे प्रश्न करिए किसको चूमने वाला, तो उत्तर होगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, तो यहाँ मिला आपको क्या, को, तो यही को हमको बताता है इसमें कौन, कर्म तत्पुरुष द्वितीया तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। जैसे फिर गगनचुंबी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है चिड़ी मार। चिड़ी मार, अब हम यहाँ मिला चिड़ी मार, तो हम प्रश्न किसको मारने वाला, तो उत्तर मिला चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार एक को हमको बताया कौन सा, ठीक है, द्वितीया तत्पुरुष। अब हम आप आगे चलते हैं तृतीया तत्पुरुष की ओर। तृतीया तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो ध्यान दीजिए का इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लुप्त हो जाती है। जैसे करुणा युक्त, करुणा युक्त, तो यहाँ हुआ करुणा से युक्त, करुणा से युक्त, तो मिला क्या, से। तो फिर हुआ रेखांकित। रेखांकित, आप प्रश्न करें किससे अंकित, तो उत्तर मिलेगा रेखा से अंकित। रेखा से अंकित। अगला आपका हुआ हम सूर रचित। सूर रचित किसके द्वारा रचित, तो उत्तर हुआ सूर के द्वारा रचित। सूर के द्वारा रचित। तो इस प्रकार से यहाँ चिन्हों से हमें पता चला तृतीया तत्पुरुष। आगे हम चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष की ओर। चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कहा, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के का लोप हो जाता है। जैसे गौशाला, ध्यान दीजिएगा ये आ चुका है गौशाला। अब प्रश्न कीजिए किसके लिए शाला, तो यहाँ उत्तर मिला गाय के लिए शाला। अगला अभी आ चुका देशभक्ति, ये भी आ चुका परीक्षा में। देशभक्ति किसके लिए भक्ति, तो उत्तर मिला देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई घर किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार सब में क्या है, के लिए का प्रयोग हुआ, के लिए का चिन्ह, इसलिए हमको ये पता चला इसमें कौन सा संप्रदान तत्पुरुष। आगे हम बढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष की तरफ। अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष में क्या है, इसमें कहा इसमें, ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का अभाव क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे देश निकाला, देश निकाला, तो यहाँ हुआ देश से निकाला। देश से निकाला, यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि व्यक्ति को जब देश से निकाल दिया जाएगा तो वह देश से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए अलगाव ये बता रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक हुआ। आगे चलिए पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रास्ता हमारा यूँ था, एक रास्ता इधर से, हमको सीधे जाना था, हम इधर चले आए, तो अपने रास्ते से क्या हुए, अलग हो गए, इसलिए ये भी क्या, अपादान। चलिए हम अब आपको ले चल रहे हैं संबंध तत्पुरुष की तरफ। संबंध में क्या है, संबंध तत्पुरुष में कहा इसके संबंध तत्पुरुष के कारक माने का की के का क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो यहाँ हो जाएगा राजा का पुत्र, तो ही का जो है, ठीक है,
हमको बताता है कि यहाँ संबंध या षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। राजाज्ञा, राजाज्ञा तो यहाँ हो जाएगा राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। अगला है राजाज्ञा, उसके बाद पराधीन, पराधीन तो यहाँ हो जाएगा पर के अधीन। अब ये हुआ आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार का की के चिन्हों से युक्त है, ते रहा कौन सा, संबंध तत्पुरुष। अब हम आपको आगे बता रहे हैं अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष जिसे कहते हैं अधिकरण। तो अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो यहाँ हुआ किसमें उत्तम, तो ये हो जाएगा पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम। तो हमको क्या मिला, में। यही में हमको बताता है कि यहाँ सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, अब यहाँ हुआ घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश, फिर मिला क्या, में, ठीक है। आप बीती, आप बीती तो यहाँ हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती। तो ये क्या मिला हमको यहाँ पर, ते ही हमको बताते हैं यहाँ अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे हम चलते हैं न्या तत्पुरुष। इसी में एक और है, कभी कभी पूछ लिया जाता है न्या तत्पुरुष, न्या तत्पुरुष, ठीक है। तो न्या तत्पुरुष क्या है, इसमें नकारात्मक आपको क्या मिलेगा, नकारात्मक। कहा जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द ना, आ, अन ये सब का प्रयोग हो, वहाँ न्या तत्पुरुष होता है। जैसे अधर्म समस्त पद है, पद विग्रह, तो यहाँ हो गया अधर्म, ये हुआ अधर्म, यहाँ हो जाएगा ना धर्म, ना धर्म, अधर्म ना धर्म, ठीक है। अगला हुआ अनिष्ट, अनिष्ट ना इष्ट, ना इष्ट, ठीक है। अगला हुआ जैसे अनावश्यक, अनावश्यक तो ये हो जाएगा ना आवश्यक। गैर हाजिर, गैर हाजिर, ना हाजिर। तो आपको ये पता चल, जहाँ नकारात्मक अर्थ दें वहाँ कौन तत्पुरुष, न्या तत्पुरुष होता है, ठीक है। तो यहीं पर तत्पुरुष समाप्त हुआ। अब हम आगे आपको बता रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है उसमें देखिए थोड़ा सा, कर्मधारय समास कहा जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और कर्ता उत्तर पद प्रधान हो, माने उसमें उपमेय उपमान और विशेषण विशेष का प्रयोग हो, वहाँ कौन सा कर्मधारय समास होता है। जैसे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं विशेषण विशेष। पीत लाल मणि, जैसे हमसे पूछा गया लाल मणि में कौन सा समास है, तो हम देखेंगे कि मणि की विशेषता क्या है, लाल है। मणि की विशेषता क्या है, लाल है। मणि विशेष है और लाल क्या है, विशेषण है। तो एक विशेषण हो, एक क्या हो, विशेषण, और एक क्या हो, विशेष्य। एक विशेषण और एक विशेष, जब इन दोनों को जोड़ करके सामासिक पद का निर्माण हो जाता है तो वहाँ कौन समास होता है, कर्मधारय समास। जैसे अब हमने देखा विशेषण है लाल और मणि विशेष है, अरे भाई मणि की विशेषता क्या है, लाल, तो हमारा समस्त पद बन गया क्या, लाल मणि। अब हमको जानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक विशेषण और एक क्या है, विशेष है। तो जब एक विशेषण और एक विशेष मिलकर के सामासिक पद जो बनता है तो वहाँ कौन समास, वहाँ हमेशा जो होता है कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जैसे महापुरुष, यहाँ हमने लिखा महापुरुष,
अब देखते हैं महापुरुष। अब पुरुष की विशेषता क्या है? महान है। तो यहाँ हो गया महान पुरुष है। महान पुरुष। पुरुष क्या है? महान क्या है? विशेषण। पुरुष विशेष। तो एक विशेषण और एक विशेष मिलकर के सामासिक पद बना महापुरुष, इसलिए यहाँ कौन सा कर्मधारय समास हुआ। उसी प्रकार से देव का महादेव, तो यहाँ भी हो जाएगा महान देव। महान देव और ये बन जाएगा क्या? महादेव। नीलोत्पल। उत्पल कैसा है? नीला। उत्पल माने कमल। तो कमल की विशेषता क्या है? नीला है, तो हो गया नीलोत्पल। तो जिसमें एक विशेषण हो और एक विशेष हो, इन दोनों को जोड़ करके जो सामासिक पद बनता है वहाँ कौन सा समास? कर्मधारय समास होता है। आगे देखिए, अब तक विशेषण विशेष था, अब हम आपको बताएंगे उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान भी हो तब भी कर्मधारय समास। उपमेय और उपमान। उपमान जिसमें एक उपमेय हो और एक उपमान हो, उन दोनों को भी मिला करके कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल। चरण कमल, यहाँ आया चरण कमल, तो यहाँ लिखा गया चरण और यहाँ लिखा गया कमल। अब हम देखते हैं एक चरण और एक कमल, कैसे पता चले कौन उपमेय कौन उपमान? तो हम जानते हैं जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से उपमा की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ चरण की उपमा किससे दी जा रही है? कमल से, इसलिए चरण उपमेय हुआ और एक उपमान हुआ। और जब एक उपमेय हो और एक उपमान दोनों जोड़ करके एक सामासिक पद बन जाए तो वहाँ कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है। उसी प्रकार कमल चलिए कमल नयन, तो यहाँ हो गया नयन और यहाँ क्या हुआ? कमल। ठीक है, नयन किसके समान है? कमल के समान है। तो एक उपमेय और एक क्या है? उपमान है। तो एक उपमेय और एक उपमान जोड़ करके जो सामासिक पद बनता है वहाँ कौन सा? वहाँ पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। मृग नयनी, चलिए नयनी, नयन हो गया का मृग, तो यहाँ मृग के समान क्या है? नेत्र किसके समान? मृग के समान। तो एक उपमेय और एक क्या? उपमान है, इसलिए यहाँ भी कौन सा? कर्मधारय समास है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास के बाद बस आपको कर्मधारय में इतना याद रखना होगा कि जहाँ विशेषण और विशेष को जोड़ करके सामासिक पद बने वहाँ भी कर्मधारय, उपमेय उपमान को जोड़ करके सामासिक पद बने वहाँ भी कर्मधारय। चलिए हम चलते हैं आपको आगे द्विगु समास की ओर। द्विगु समास कहा जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए देखिए, जैसे चौराहा। अब यहाँ चौराहा माने कै राहों का समूह? 4 राहों का समूह। ठीक है, तो यहाँ हमको पहला पद क्या मिला? संख्यावाची मिला। पंचवटी, पंचवटी कै वटों का समाहार? तो 5 वटों का समूह। ठीक है, अष्टाध्यायी उसी प्रकार हुआ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कै अध्यायों का समूह? तो 8 अध्यायों का समूह। तिरंगा, तिरंगा कै रंगों का समूह? 3 रंगों का समूह। दोपहर, दोपहर कै पहरों का समूह? तो 2 पहरों का समूह। पहर कै होते हैं? 8 होते हैं। कै होते हैं? 8 होते हैं। पूर्वाह्न, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा। पूर्वाह्न पहला क्या है? पूर्वाह्न, मध्याह्न, मध्याह्न और अपराह्न, अपराह्न, सायंकाल, सायंकाल। ठीक, फिर उसके बाद है प्रदोष, प्रदोष काल। फिर है निशीथ, निशीथी, त्रियामा, त्रियामा और अंतिम काल है उषा काल, उषा
काल, ये आठ पहर होते हैं। कै पहर? 8 पहर। जहाँ से सूर्य प्रारंभ उदय होता है वहीं से लेकर के 3 घंटे को हम पूर्वाह्न कहते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है दोपहर से पहले का समय तो पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है। और फिर सायंकाल, फिर प्रदोष काल और फिर आधी रात का समय। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में इसके लिए एक शब्दों में कि आधी रात के समय के लिए एक शब्द है तो उसका होगा निशीथ, ठीक। चलिए हम यहाँ आते हैं। तो दोपहर हुआ, तिरंगा हुआ, पंचवटी हुआ, ठीक है। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद क्या हो? संख्या वाचक हो, वहाँ कौन समास होता है? वहाँ होता है हमेशा कौन सा? तो द्विगु समास। लेकिन थोड़ा सा और हम यहाँ आप जानेंगे। कहा यदि नदी संख्यावाचक हो, यही जान लेते कौन सा? कहा यदि नदी संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास ना हो करके अव्ययी भाव समास होता है। जैसे त्रिगंगम, गंगम, तो त्रिगंगम में कौन? 3 तो है लेकिन नदी संख्यावाचक, इसलिए यहाँ द्विगु समास ना होकर के कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा। द्विजमुनम, द्विजमुनम में कौन सा समास होगा? तो द्विजमुनम में भी कौन समास? अव्ययी भाव समास होगा, ना कि द्विगु समास, ठीक। आगे चलते हैं। द्विगु समास के बाद हम आते हैं अब द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का जिस सामासिक पद का दोनों पद प्रधान हो, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह से युक्त हो। किस चिन्ह से? योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, या दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है तो रात और दिन। फिर यहाँ हुआ पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, ठीक है। फिर ठंडा गरम, ठीक है। ऊंचा नीचा, ठीक है। आयात निर्यात, आयात निर्यात। सुख दुख, सुख दुख। तो जिसमें योजक चिन्ह हो और एक दूसरे के क्या हो? उल्टा हो, ठीक है। तो वहाँ कौन समास? द्वंद्व समास होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, कहीं पर भी आपको आखिरी अक्षर पर औकमांत्रा लगा मिले, पितरो, तो भी आप वहाँ पर लिखेंगे कौन समास? द्वंद्व समास। चटको, ध्यान दीजिएगा, चटको कौन समास? औकमांत्रा लगा आखिरी अक्षर पे तो द्वंद्व समास। हरिहरो, हरिहरो। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण अर्जुनो। तो देखिए सब भी जिसके आखिरी पर का हो, ये चटको आ चुका है, ठीक है। जिसके आखिरी अक्षर पर भी औकमांत्रा लगा हो तो मैं कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास होता है। आई नकुलम, तो आई माने सांप, नकुल माने नेवला, ठीक है। तो आई नकुलम में भी कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतिम होगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कहा जिस सामासिक पद में पूर्व और उत्तर पद दोनों मिलकर के एक तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर अव्ययी बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, चक्रपाणि, चक्रपाणि। तो यहाँ हुआ चक्र है पाणी में जिसके, में जिसके, तो अर्थात कौन? अर्थात विष्णु। तो यहाँ हुआ तीसरा अन्य पद प्रधान हुआ कौन? विष्णु। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। तो लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। वीणा पाणी, वीणा पाणी। तो कहा वीणा है पाणी में जिसके अर्थात कौन? सरस्वती, ठीक है। तो अर्थात सरस्वती हुई। फिर कहा पीतांबर,
पीतांबर, तो पीला है अंबर जिसका अर्थात कौन, श्री कृष्ण। तो कहा जिसमें कौन सा अन्य पद प्रधान जहाँ हो तो वहाँ कौन समास, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो कहा चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन, शिव। शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, शिव। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा कौन सा, बहुव्रीहि समास। और यहाँ हम थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं, यहीं कभी कभी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, कहा रूढ़ जिन शब्द माने जिन शब्दों का खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ न दे, दोनों के कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे हमने लिखा घोड़ा, क्या लिखा, घोड़ा, और इस घोड़े को हमने दो भागों में तोड़ दिया, यहाँ लिख दिया घोड़ और फिर क्या आगे हो गया अड़ा, तो अब दोनों के में से किसी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, कहा यौगिक उसे कहते हैं जिनका टुकड़े करने पर सार्थक अर्थ निकले, दोनों के क्या निकले, सार्थक अर्थ निकले, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे हुआ पाठशाला, तो पाठशाला, तो यहाँ हमारे पाठ का भी अर्थ निकल रहा और शाला का भी, माने जब दोनों के अर्थ निकले तब क्या होगा, वो यौगिक होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यही विद्यालय कह दें तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा विद्या और यहाँ हो जाएगा आलय। ठीक है, तो यहाँ विद्या यहाँ आलय, तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, यौगिक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, योग रूढ़ अगर यहीं लिखा हुआ है चक्रपाणी, अब चक्रपाणी तो हम देखते हैं कि पहले हुआ चक्र, यहाँ हुआ पाणी। अब देखते हैं कि चक्र भी और पाणी दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, यौगिक हुआ। लेकिन इस यौगिक पर एक आरूढ़ है, कौन, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। तो कहने का मतलब यही हुआ कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे सभी योग रूढ़ कहलाएंगे। ठीक है, तो सभी योग रूढ़ कहलाएंगे।